Welcome everyone. In the continuation of our Unit 1 of Quality Control and Regulatory Affairs, now we will learn about data life cycle. So what is data life cycle? देखो जैसे कि ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, बर्थ से लेके डेथ, ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है, लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हम सब उनको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से डेटा की भी लाइफ साइकिल है। डेटा को डेटा क्रिएशन से लेके डेटा स्टोरेज तक, बीच में उस डेटा के साथ क्या क्या होता है ये हम देखेंगे डेटा लाइफ साइकिल में। सो डेटा क्रिएशन, जिसमें मेटा डेटा भी इंक्लूड होता है। मेटा डेटा मतलब होता है इस तरह का डेटा जो किसी पर्टिकुलर डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। फिर डेटा प्रोसेसिंग मानिए जैसे कि हमारे पास रॉ डेटा आ गया, फिर उसको हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है, तो वो आता है डेटा प्रोसेसिंग में। फिर डेटा रिव्यू, हमने प्रोसेस कर लिया लेकिन उसके बाद कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, वो हम देखते हैं डेटा रिव्यू में। डेटा को रिव्यू किया जाता है। फिर डेटा रिकॉर्डिंग, फिर डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद डेटा को रिटेंड किया जाता है, यानी कि हमने रिकॉर्ड तो कर लिया पर इन द फ्यूचर कोई भी एरर की वजह से हमारा डेटा लॉस ना हो जाए, इसलिए उसका बैकअप करना बहुत ज़रूरी है और उसकी आर्काइविंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर से हमारी जो लाइफ साइकिल है वो इस तरह से कंटिन्यू होती है। सो दिस इज़ अबाउट द डेटा लाइफ साइकिल। डेटा जनरेशन मतलब डेटा को जनरेट करना। अब एक्यूरेट डेटा जनरेशन इज़ वेरी एसेंशियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, यहाँ तक कि सारी इंडस्ट्रीज़ में एक्यूरेट डेटा जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन डेटा जनरेशन। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ें देखेंगे। पहला है सैम्पलिंग एंड सैम्पल प्रिपरेशन, दूसरा एनालिटिकल टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज, एंड लास्ट वी विल हैव डेटा कलेक्शन। नाउ वी विल सी our first point, sampling and sample preparation. So basically here what we do, we select a representative samples and prepare them for analysis, कि हम कोई भी representative sample को select करेंगे और फिर हम उनको एनालिसिस के लिए प्रिपेयर करेंगे। नाउ सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग स्पेसिमेन फ्रॉम पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड। अब वो सैम्पलिंग है वो कहीं से भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, या फिर इन प्रोसेस प्रोडक्ट है हमारे पास, उनमें से आप कोई एक बैच या एक सैम्पल उठा लोगे, या फिर फिनिश्ड गुड्स हैं, आपकी प्रॉपर पैकेजिंग हो गई है, सब हो गई है, पर स्टिल आपको इंस्पेक्ट करना है कि वो चीज़ सही है या नहीं, तो आप उसमें एक बैच निकाल लोगे और उसकी क्या बोलते हैं एनालिसिस करेंगे। प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये होनी ही चाहिए। अब अलग अलग सैम्पल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करें सैम्पल को प्रिपेयर करने के लिए। कुछ मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि होमोजेनाइजेशन, एक्सट्रैक्शन, डाइल्यूशन या फिर और भी प्रोसीजर्स। नाउ सेकेंड वी हैव एनालिटिकल टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज। ये क्या बोल रहा है, चूजिंग राइट टेक्निक इज इम्पॉर्टेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सैम्पल्स एंड प्रॉपर्टीज बीइंग मेजर्ड। इसका एग्जांपल समझिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डीएनए आइसोलेट किया, तो डीएनए को देखने के लिए मैं उसको यूवी इल्यूमिनेटर में डालूंगी, है ना, रादर देन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्योंकि मुझे पता है डीएनए के बैंड्स मुझे जेल डॉक या फिर यूवी इल्यूमिनेटर में ही दिखेंगे, ठीक है, समझ आया। नाउ वी हैव डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना। अब वो डेटा क्या क्या हो सकता है, मेजरमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, या फिर कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो डेटा शुड बी कलेक्टेड फॉलोइंग एसओपी इन रियल टाइम। अब हम देखेंगे डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है। डेटा इंटेग्रिटी से हमारा मतलब क्या है, ये सारे मतलब हैं और इसके अलावा भी बहुत मतलब होते हैं। मेन चीज़ ये है, डेटा इंटीग्रेट है, यानी कि अवेलेबल है, एक्यूरेट है, ओरिजिनल है, लेजिबल है, कंप्लीट है, कंसिस्टेंट है। डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंटेग्रिटी अरेंजमेंट्स मस्ट बी प्लेस्ड थ्रू आउट द इन विट्रो method life cycle to ensure the accuracy and completeness of data. So basically जो डेटा इंटीग्रेशन अरेंजमेंट्स है ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं ताकि डेटा की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस इंश्योर हो, ठीक है। इसमें चार चीज़ें आती हैं कि हम डेटा इंटीग्रेट कैसे करें, ठीक है। वो हैं
पहला डेटा कोरिलेशन, डेटा नॉर्मलाइजेशन, इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, डेटा क्वालिटी इंटीग्रेशन। वन बाय वन हम सबको देखेंगे। डेटा कोरिलेशन क्या होता है? So basically, from multiple tests or experiments enabling lab personnel to identify patterns, relationships and trends. For example, हमने क्या करना है, हमने डेटा को कोरिलेट करना है। वो कैसे होगा? अब हम कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करें तो ऑब्वियस बात है कि उसमें मल्टीपल टेस्ट होंगे, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और उन एक्सपेरिमेंट से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट्स हमने करवाए। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे इनका जो रिजल्ट होगा, कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, इसका कुछ आएगा, इसका कुछ। बेसिकली हमको करना क्या है, जो लैब अटेंडेंट है वहाँ पे उनको इन ये जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है उसमें कोरिलेशन फाइंड करना है। वो कैसे हो सकता है? या तो वो पैटर्न देखे, पैटर्न क्या बन रहा है, रिलेशनशिप देखे या ट्रेंड देखे। ठीक है, मानो यहाँ पे 0.1 वैल्यू थी, 0.5 आ गई, 0.12 आ गई, 0.01 आ गई, तो ये क्या है? एबनॉर्मल ट्रेंड है। ठीक है, एक पैटर्न बन रहा है, एक रिलेशनशिप बन रहा है, इसको बोलते हैं डेटा कोरिलेशन। डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? डेटा नॉर्मलाइजेशन मीन्स एडजस्टिंग मेजरमेंट्स वैल्यूज टू अकाउंट for variations in test conditions, ensure data from different sources can't be accurate। अब क्या है, हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, किसी की इतनी आ रही है, किसी की इतनी आ रही है, किसी की इतनी आ रही है, तो मैं डेटा नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? यहाँ पे मैंने 1 से लेके 5 तक बोल दिया कि इसको मैंने डेटा नॉर्मलाइजेशन किया। कैसे? अब 1 से लेके 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो मेरे लिए सही हैं। ठीक है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया डेटा नॉर्मलाइजेशन, चाहे वो 1.1 आए, 1.25 आए, 1.45 आए, 1.49 आए, कुछ भी आए, अब क्या है मेरे लिए? ये डेटा नॉर्मलाइज हो गया है। थर्ड पॉइंट है मेरे पास इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन, यानी कि कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन्स सच एज केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बायोप्लास्टिक बनाई। जब मैंने बायोप्लास्टिक बनाई तो मैंने बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट लिया, चीज़ें ली जो कि बायोलॉजी के अंडर आती हैं। अगर मैं पटेटो लूँगी, कुछ लूँगी, तो वो क्या बायोलॉजी के अंदर आता है। लेकिन अब मैंने बायोप्लास्टिक बना ली, अब मुझे उसकी स्टडी करनी है तो मैं फ़िज़िक्स का यूज़ करूँगी। क्यों? मानो मैंने उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मेज़र करनी है, तो नाउ आई विल यूज़ फिज़िक्स, राइट। केमिस्ट्री क्यों? मैंने जब बायोप्लास्टिक बनाई तो उसमें मैंने प्लास्टिसाइज़र डाला, ठीक है, मैंने उसमें एसिड डाला, बेस डाला, तो जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो मेरा एक प्रोजेक्ट बन रहा है वो इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन से बन रहा है, राइट। नाउ क्वालिटी कंट्रोल इंटीग्रेशन क्या होता है? डेटा इंटीग्रेट्स फ्रॉम वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट टू असेस ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, मैं फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सीरियल प्रोड्यूस किया, ठीक है, सीरियल ओट्स वगैरह बहुत आ रहा है मार्केट में, तो मैं ओट्स को ऐसे ही मार्केट में सेल करने के लिए नहीं भेज सकती। बेसिकली मुझे वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को परफॉर्म करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है तो न्यूट्रिशनल कंटेंट देखा जाएगा, कितना है, कैसा है, सेंसरी एट्रीब्यूट्स देखे जाएंगे, माइक्रोबियल कंटैमिनेशन देखा जाएगा, और इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट। ओके, डिस्क्रिप्टिव टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ स्टडीज़। अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेस्ट को बाय इट्स नेम, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नंबर, कोड नंबर, और द नंबर, द बॉडी वेट रेंज, सेट्स, सोर्स, स्पीशीज, स्ट्रेन, सब स्ट्रेन एक्सेट्रा ऑफ द सिस्टम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन या फिर डाइट यूज्ड इन स्टडी एज वेल एज सॉल्वेंट्स एंड इमल्सिफायर्स यूज्ड। ओके, एंड ईच डोसेज लेवल इज मिलीग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। So now data storage. Data must be stored in a safe and secure place for paper-based systems and protected in folders for electronic systems. Data storage मतलब हमें समझ आ रहा है डेटा को स्टोर करना। अब डेटा
को स्टोर करना है इन अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस, अगर वो पेपर बेस्ड सिस्टम की बात हो रही है, या फिर फोल्डर्स में उसको प्रोटेक्ट करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। डेटा रिटेंशन पॉलिसी, बेसिकली डेटा स्टोरेज में 6 पॉइंट्स आते हैं, वन बाय वन हम देखेंगे उन्हें। पहला है डेटा रिटेंशन पॉलिसी। ये क्या बोलता है? outlines it outlines how long data should be stored based on regulatory requirement. It ensures data availability for audits, compliance checks and potential reanalysis. बेसिकली डेटा को हम रिटेंट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि आप इतने टाइम तक ही डेटा को स्टोर रख सकते हैं, और जितने टाइम के लिए आपका जो डेटा है वो स्टोर है उसमें ये इंश्योर करना है कि अगर कोई ऑडिट हुई तो तब आपका डेटा अवेलेबल हो, कंप्लायंस चेक हो तब भी अवेलेबल हो, और पोटेंशियल रीएनालिसिस, आपने डेटा को स्टोर कर लिया पर इन केस अगर किसी और अथॉरिटी को लगा कि डेटा में कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस डेटा का रीएनालिसिस भी हो। ठीक है, फिर मेरे पास आता है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी क्या बोलती है? इट एम्प्लॉय, ठीक है, इट एम्प्लॉयज robust security measures to protect data against unauthorized access, data breaches, data tampering. Obviously डेटा की सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है आए दिन अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कि हैकिंग होती रहती है, डेटा ब्रीचिंग होती है, डेटा टेम्परिंग होती है। अब हम इन चीज़ों को बचाएं कैसे? सो बेसिकली दिस इंक्लूड्स पासवर्ड प्रोटेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्शन होनी चाहिए, एंक्रिप्शन होनी चाहिए, एक प्राइवेट की एक पब्लिक की होनी चाहिए, ताकि बीच में डेटा की कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए। फिजिकल सिक्योरिटी फॉर सर्वर एंड पेपर रिकॉर्ड्स। बैकअप एंड रिडंडेंसी। बैकअप्स बेसिकली दे आर असेंशियल टू प्रिवेंट डेटा लॉस। अब डेटा लॉस कैसे कैसे हो सकता है? मानो कोई सिस्टमैटिक फेलियर हो गया, कोई आपका टेक्निकल इशू हो गया, कोई एरर आ गया, इस वजह से आपका डेटा लॉस हो गया, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बैकअप करते हैं। नाउ रिडंडेंट बेसिकली दे आर द स्टोरेज सोल्यूशंस, जैसे कि ऑफ साइट बैकअप हो गए, ये भी इसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं कि डेटा की जो रेजिलियंस है वो मेंटेन रहे। फिर है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली टू फैसिलिटेट रिट्रीवल। ऑब्वियसली अगर हम कोई डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि आगे अगर कोई सेम स्टडी पे काम करे, कोई सेम पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे काम करे, तो ईजिली उसे एक्सेस कर पाए, उसे रिट्रीव कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए डेटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, शुड बी लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली। ये नहीं है आप कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एक मैं नॉर्मल सा एग्जाम्पल देती हूँ, हम अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो वो भी हम क्या कर रहे हैं? डेटा को स्टोर कर रहे हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कैसे? ऑब्वियस बात है, सबसे पहले एम आएगा, फिर आपकी थ्योरी आएगी, फिर आपके मटेरियल आएंगे, फिर आपका प्रोसीजर आएगा, ऑब्जर्वेशंस आएंगी, रिजल्ट्स आएंगे, कंक्लूजन आएगा, प्रिकॉशंस आएंगे। तो ये एक तरीका है प्रैक्टिकल फाइल बनाने का, यानी कि उसमें भी तो आप कहीं ना कहीं डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने एम डाल दी और आपने सबसे पहले डाल दिया उसकी ऑब्जर्वेशन, तो मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन आई कैसे? नहीं समझ आ रहा ना? तो आपको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में काम करना होता है। इसी तरह से डेटा भी ऑर्गेनाइज जब करते हैं तो वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में किया जाता है। It involves the use of well-structured database, file naming conventions और metadata tagging। ठीक है, इस तरह से हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर है डेटा एक्सेसिबिलिटी। ऑब्वियस बात है, डेटा अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो उसकी एक्सेसिबिलिटी भी इजी हो जाएगी। आपको डेटा एक्सेसिबिलिटी में बस यहाँ पे मेंशन करना है हाउ वी एक्सेस द डेटा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया है, तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है। नाउ वी हैव द लास्ट पॉइंट, डेटा आर्काइविंग। Long-term data archiving involve transferring data to secure and durable media। ऑब्वियस बात है, डेटा आर्काइविंग तब होती है जब हमको कोई डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना हो। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं टू द मोर सिक्योर प्लेस एंड ड्यूरेबल मीडिया। इसमें हमारे पास आती हैं ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है टू इंश्योर डेटा प्रिजर्वेशन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड्स। आज मैंने आपको 4 टॉपिक्स कवर करवाए हैं, डेटा लाइफ साइकिल, डेटा जनरेशन, डेटा इंटीग्रेशन एंड डेटा कलेक्शन। आज की वीडियो में इतना ही।
बाकी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं यूनिट 1 के, वी विल कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.